हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी चैनल पर। मेरा नाम कुसुम भाती। मैं आज आपको आगे के प्रश्न कराऊंगा जो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, क्लास 6 के। मैंने पिछले क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करा दिया। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ऋग्वेद काल के काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों को पुरोहित व राजा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पुरोहितों जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दो, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, ना डी ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर ए सही, केवल एक। पुरोहितों को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद काल में राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न उनके पास इतनी सेना थी और न ही वह कर वसूल करते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास आभास होता है कि कबीले की आम सभा को समिति कहलाती थी। अपने राजा को चुनौती थी कि अतः कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द ऋग्वेद से मिलते हैं? ए, पूर्वजन या विश्व। दो, भरतजन या विश्व। तीन, यतुजन या विश्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर डी से एक, दो और तीन सारे सही, यानी कि ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विश्व का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विश्व से ही निकला है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहा करते थे? शत्रु, विरोधी, अरि, दस्यु। तो ऑप्शन नंबर डी से है दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में यह दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें काम करना पड़ता था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिणी भारत से प्रचलित थी। दो, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो। जब कब्रें बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग भी बड़ा पाषाण पत्थर कहलाता है। यह शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को साबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? एक, गोलाकार सजाए हुए पत्थर। दो, अकेला खड़ा हुआ पत्थर। तीन, पत्थरों की बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल एक और दो। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर एकमात्र परमात्मा जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं और समानता मृतकों के खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों या निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन, भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए सही, काले लाल मिट्टी के बर्तन। इन कब्रों में समानता काले लाल मिट्टी के बर्तनों के मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता थी जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इनके
इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे, औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 है, महापहाड़ी कब्रों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाती हैं। बी, कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही प्रकार के कई लोगों के कंकाल मिलते हैं, एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिलते हैं। सी, कब्रों को गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टानों को रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता शवों को दफनाने दोबारा आ सके। डी, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि यही गलत है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ कब्रों में एक ही प्रकार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय समय पर दफनाया गया था। शब्द बाद में मरने के बाद लोगों को परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र को अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था, बड़ा सुराख होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ हॉल। अतः कथन दी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 27 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हैं? भीमा, घोड़, सीना, नीरा। तो ऑप्शन नंबर बी से है घोड़। इनाम गांव भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 3700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती हैं। यहाँ वयस्क लोगों को पराया सीधा लटाकर दफनाया जाता था तथा उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना या पानी भी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14, चरक संहिता निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से, गणित से। तो ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम की किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी, जो आधुनिक शरीर की मानव विज्ञान की 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा हैं। 206 हड्डियां से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना जरूर ना भूलिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।